मन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज देखते हैं कक्षा 10 का पहला चैप्टर रसायन विज्ञान का, जिसमें है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आपको बता दें कि इस दुनिया के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं पाई जाती हैं सभी चेंजेबल हैं, सबके अंतर्गत परिवर्तन होता है। तो इस दुनिया के अंतर्गत जितनी भी वस्तुएं होती हैं सभी परिवर्तित होती हैं। तो परिवर्तन कितने प्रकार का हो सकता है भाई? तो हम लोग देखेंगे परिवर्तन दो प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है फिजिकल चेंज, पहला होगा फिजिकल चेंज और दूसरा होगा क्या? केमिकल चेंज। देखिए ये परिवर्तन दो प्रकार का होता है। पहला फिजिकल चेंज होता है और दूसरा केमिकल चेंज होता है। फिजिकल चेंज के अंतर्गत हम लोग देखेंगे प्रकृति के अंतर्गत जितनी वस्तुएं पाई जाती हैं सबके अंतर्गत परिवर्तन होता है। तो कुछ वस्तुएं ऐसी परिवर्तित होती हैं जिनकी अवस्था परिवर्तन होता है, जिनका अवस्था परिवर्तन होता है, भौतिक गुण परिवर्तित होता है और जिसके अंतर्गत ये फिजिकल चेंज के अंतर्गत ऐसा परिवर्तन होता है। फिजिकल चेंज का मतलब हो गया भौतिक परिवर्तन। यह ऐसा परिवर्तन होता है जिसमें वस्तु का अवस्था परिवर्तित हो जाता है, इसमें भौतिक गुण परिवर्तित हो जाते हैं और इसमें जो वस्तु के रासायनिक गुण होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं, वो परिवर्तित नहीं होते हैं। तो यह फिजिकल चेंज का मतलब ऐसा परिवर्तन होता है, जैसे मान लीजिए अगर जल है, जैसे मान लीजिए जल है, तो जल का अगर टेम्परेचर घटेगा तो ये जल का टेम्परेचर यदि कम होगा तो आप देखेंगे कि ये जल किस अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में होता है। और जब इसका टेम्परेचर घटेगा तो यह जल द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। मतलब किस में परिवर्तित हो जाएगा? बर्फ में। और ये परिवर्तित हो गया किस अवस्था में? ठोस अवस्था में। लेकिन हम लोग देखेंगे कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, ये जो बर्फ में परिवर्तन हो रहा है, इसको हम लोग चाहेंगे तो आसानी से फिर पूर्व अवस्था में आ सकता है। मतलब ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होने के पश्चात पूर्व अवस्था में आ जाता है। ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होने के पश्चात पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। लेकिन कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो एक बार परिवर्तित होने के पश्चात फिर पूर्व अवस्था में नहीं आते हैं। जैसे आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि दूध है, दूध से अगर हम चाहें तो दही में परिवर्तित हो सकता है, लेकिन लाख कोशिश कर लें, लाख का करोड़ों कोशिश कर लें तो दही से फिर दूध परिवर्तित नहीं हो सकता है। मतलब दूध से दही बन जाएगा लेकिन दही से दूध नहीं बनेगा। मतलब ऐसा परिवर्तन जो अस्थाई होता है, ऐसा परिवर्तन जो क्या होता है? अस्थाई होता है। ऐसे परिवर्तन को केमिकल चेंज कहते हैं, मतलब रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन का मतलब ऐसा परिवर्तन होता है जो परिवर्तित होने के पश्चात फिर पूर्व अवस्था में नहीं आता है। ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत पदार्थों के रासायनिक गुण भी परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन भौतिक परिवर्तन अस्थायी परिवर्तन होता है, परिवर्तित होने के पश्चात या फिर से पूर्व अवस्था में आ सकता है। मतलब ऐसा परिवर्तन जो परिवर्तित होने के पश्चात पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहते हैं, फिजिकल चेंज कहते हैं। और वह परिवर्तन जो परिवर्तित होने के पश्चात पूर्व अवस्था में नहीं आता है, तो ऐसे परिवर्तन को रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। ये जो हम लोगों का चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इस रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत हम लोग रासायनिक परिवर्तन का ही अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत आपको बता दें, जैसे मान लीजिए ये रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत आपको बता दें, ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे मान लीजिए कि दूध है और क्या है? चावल है और क्या है? चीनी है और क्या है? ETC है। इन सबको मिला दिया जाए तो क्या बन जाएगा? खीर बन जाएगा। अब खीर से लाख कोशिश कर ले हम लोग तो ये पूर्व अवस्था में नहीं आ सकता है। तो इस प्रक्रिया को, ये जो चेंज हो रहा है, यह रासायनिक परिवर्तन हो रहा है और इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके
किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। वे सभी प्रक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जितने पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, वे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जैसे मान लीजिए C2H5OH, इसको यदि जल के अंतर्गत मिलाया जाता है, C12 सॉरी, इसको दूसरा इक्वेशन लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये NaOH है और प्लस HCl है। इन दोनों की अगर रासायनिक अभिक्रिया कराई जाए तो ये बनेगा NaCl और प्लस H2। ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसके अंतर्गत हम देखिए, ये जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग ले रहा है, इस पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रिएक्टेंट, अंग्रेजी में रिएक्टेंट कहेंगे। वे सभी पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ऐसे पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है, अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है, इस नए पदार्थ को प्रोडक्ट, अंग्रेजी में, हिंदी में उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बनता है, उस नए पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। अब ये जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये मिलके NaCl का निर्माण किया और जल का निर्माण किया। तो इस पदार्थ को हमने क्या कहा? अभिकारक। अभिक्रिया के पश्चात जो नया पदार्थ बना उसे क्या कहें? उत्पाद कहें। तो ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत हम लोग ये देखें कि दो या दो से अधिक पदार्थ मिलके किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। लेकिन इस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि यह प्रतीकों का समूह है। प्रतीकों का समूह है। प्रतीक का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोचिंग का नाम है मन स्टडी सेंटर, तो MSC मन स्टडी सेंटर, तो ये शॉर्ट फॉर्म हो गया इसका। मतलब इसे MSC का मतलब कहेंगे कि मन स्टडी सेंटर। तो यह क्या हो गया? एक प्रतीक हो गया। तो प्रतीक हो गया। प्रतीक का मतलब हो गया कि किसी भी वस्तु के बड़े नाम को किसी अक्षर या चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना। किसी वस्तु के बड़े नाम को अक्षर या चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना प्रतीक कहलाता है। तो अक्षर या चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना, चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करेंगे, इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए हम ऐसे लिख दें, तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि इसका मतलब योग है, जोड़ है। अगर मान लीजिए ऐसे लिख दें, इसका मतलब आप समझ जाएंगे ये घटाना है। अगर मान लीजिए ऐसे लिख दें, इसका मतलब आप समझ जाएंगे डिवाइड है। इसका मतलब कि यह चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किया गया है। मतलब किसी भी वस्तु के बड़े नाम को अक्षर या चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना ही सिंबल कहलाता है, प्रतीक कहलाता है। सिंबल हिंदी इसका बोलेंगे तो प्रतीक होगा। प्रतीक का मतलब समझ में आया ना? नहीं समझ में आया? किसी वस्तु के बड़े नाम को अक्षर या चिन्ह द्वारा प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? प्रतीक कहलाता है। जिसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है उसी को हम लोग प्रतीक कहते हैं। अब ये जो प्रतीकों का समूह है, आप देख लीजिए, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड, यहाँ पे सोडियम का प्रतीक हो गया Na, हाइड्रोक्सल का प्रतीक हो गया OH, यहाँ पे हाइड्रोजन का प्रतीक H और क्लोरीन का प्रतीक Cl। इसका मतलब यह प्रतीकों का समूह है और यह प्रतीकों का ऐसा समूह है जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया गया है। मतलब प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। प्रतीकों के इस समूह को रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण कहेंगे। रासायनिक समीकरण का मतलब समझ में आया? नहीं आया? फिर से देखिए,
प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है। प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है, प्रतीकों के इस समूह को रासायनिक समीकरण कहते हैं। ये रासायनिक समीकरण लिखने के प्रोसेस होते हैं, लिखने की विधि ये होती है कि सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें क्रमशः प्लस, बीच में प्लस चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड एक पदार्थ हो गया, एक हाइड्रोजन क्लोराइड पदार्थ हो गया, दोनों के बीच में प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तीसरा पदार्थ रहेगा उसमें प्लस चिन्ह का प्रयोग करेंगे और इसमें एक तीर का प्रयोग किया जाता है जो अभिकारक से उत्पाद के तरफ दिखाया जाता है और हमेशा तीर के हेड के तरफ, तीर के सिर के तरफ उत्पाद होता है और तीर के पूंछ के तरफ अभिकारक होता है। तो प्रतीकों का वह समूह जिसके द्वारा किसी रासायनिक अभिक्रिया को प्रदर्शित किया जाता है क्या कहलाएगा? रासायनिक समीकरण कहलाएगा। और ये जो रासायनिक समीकरण होता है, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का हो सकता है। पहला हो सकता है संतुलित रासायनिक समीकरण और दूसरा होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ये रासायनिक समीकरण दो प्रकार का, रासायनिक समीकरण दो प्रकार का हो गया। एक संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। ये संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगी, चाहे जिस प्रोसेस से भी हो, जिस विधि से भी हो, वे सभी रासायनिक अभिक्रियाएं द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेंगे। और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब कि चाहे अभिक्रिया किसी भी विधि से हो, उसके द्रव्यमान में कोई सार्थक परिवर्तन नहीं होता है। मतलब आप लोग को पता है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का मतलब कि अभिक्रिया चाहे जिस विधि से हो उसमें उसके द्रव्यमान में कोई परिवर्तन, अभिकारक के द्रव्यमान में, उत्पाद के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेंगे, द्रव्य अविनाशिता नियम का पालन करेंगे। अर्थात द्रव्य अविनाशिता के नियम का मतलब कि द्रव्य को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहलाता है। और इस द्रव्यमान संरक्षण जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं हैं सभी द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करती हैं और द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करेंगी। इसका मतलब कि जितने अभिकारक में अणु या परमाणु की संख्या है उतनी ही उत्पाद में भी अणु या परमाणु की संख्या होगी। अगर दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या बराबर है तब तो रासायनिक अभिक्रिया संतुलित है और नहीं तो असंतुलित है। तो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया लिखा जाता है तो संतुलित रूप में लिखा जाता है और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करने की विधि आप लोगों को अगली वीडियो के अंतर्गत बताएंगे, जो आप लोग देखिएगा और इसे समझने का प्रयास करिएगा। थैंक यू।